हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसको कि बाल केंद्रित शिक्षा के नाम से जाना जाता है। हर बार इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, तो यहाँ पर दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षण का जो केंद्र होता है वो बालक होता है और सीखना उसकी रुचि के और क्षमता व गति के अनुसार होता है। मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में हम बोलेंगे तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है ना, इसमें जैसे पुराने टाइम के एजुकेशन में क्या होता था, सीखने का जो केंद्र होता था या फिर टीचिंग का जो केंद्र होता था वो क्या होता था, टीचर होता था। टीचर क्लास में क्या होता था, एक्टिव होता था और बच्चे क्या होते थे, पैसिव होते थे। बच्चे बस टीचर की सुनते थे और एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में माने जाते थे। लेकिन जब से बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा शास्त्र में जब बाल केंद्रित शिक्षा का जब से प्रयोग होना चालू हुआ, तब से जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, शिक्षण का केंद्र क्या हो गए, बच्चे हो गए। और सीखना क्या है, उनकी जो रुचि होगी, मतलब बच्चे जिसमें इंटरेस्ट लेंगे उसके हिसाब से, बच्चों की जो क्षमता होगी उसके हिसाब से और बच्चों की जो गति होगी, मतलब जो बच्चों की स्पीड होगी उसके हिसाब से होगा। मतलब इसमें क्या किया गया कि सीखने को जो सेंटर जो पहले टीचर था, उसको टीचर से लाकर क्या कर दिया गया, टीचर से ला करके कर दिया स्टूडेंट को। ठीक है? तो बच्चा बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षा का केंद्र होता है वो कौन होता है? वो बच्चा होता है। अब हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा के कुछ बारे में जानेंगे कि इसकी क्या विशेषताएँ होती है। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ बाल केंद्रित शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताओं की, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो सीखने की जो गति होती है, मतलब सीखना जो होता है, उसकी जो गति होगी, उसका जो रुचि होगी और उसका जो मतलब प्रकार होगा सीखने का, वो किसके हिसाब से निर्धारित होगा? वो होगा बच्चे के हिसाब से निर्धारित। मतलब बच्चे की जो गति है, उस गति से सिखाना है, बच्चे की जिस चीज़ में रुचि है, उस रुचि के हिसाब से सिखाना है और बच्चे को सीखने के किस प्रकार को सिखाना है, वो बच्चे के हिसाब से तय होगा। ठीक है? इसमें शिक्षक के हिसाब से चीज़ें तय नहीं होती, इसमें बच्चे के हिसाब से चीज़ें तय होती है। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ इससे संबंधित इम्पोर्टेंट बातें हैं। जो बाल केंद्रित शिक्षा है, इसके प्रमुख समर्थक कौन थे? जॉन डीवी थे। इनको जॉन डेवी या जॉन डीवी भी कहा जाता है। तो जो जॉन डीवी थे, इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने बताया था कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बच्चा जो है, वह कभी भी शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र होना चाहिए। वो कोई भी निष्क्रिय श्रोता ना हो, बल्कि क्या हो, एक सक्रिय श्रोता हो और ज्ञान को सक्रिय रूप से समझने वाला हो। ठीक है? इस पद्धति में बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण गतिविधियां एवं योजनाएं बनाई जाती है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, बच्चे की जो आवश्यकताएं है उनके हिसाब से शिक्षण की गतिविधियां बनाई जाएगी। मान के चलिए कि किसी बच्चे को क्या है कि किसी बच्चे को टॉपिक पढ़ना है, जैसे ग्रामर टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि उसको ग्रामर टॉपिक अभी समझ नहीं आया है। लेकिन शिक्षक चाह रहा है कि शिक्षक उसको पढ़ाना चाह रहा है, मान के चलिए कोई अन्य प्रकार का टॉपिक, वो उसको भाषा से संबंधित चीज़ें नहीं पढ़ाना चाह रहा है, वो उसको पढ़ाना चाह रहा है, मान लीजिए मैथ से संबंधित चीज़ें पढ़ाना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर ना, अगर पुरानी शिक्षा पद्धति के साथ चलते तो बच्चे को पहले मैथ्स ही पढ़ाया जाता, क्योंकि क्या है, टीचर जो है वो मैथ्स पढ़ाना चाहता है। लेकिन अभी की शिक्षा पद्धति के हिसाब से अगर बच्चा पहले ग्रामर पढ़ना चाहता है, तो बच्चे को पहले क्या पढ़ाया जाएगा, बच्चे को पहले ग्रामर पढ़ाया जाएगा। मतलब बच्चे की जो आवश्यकता है, बच्चे की जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से चीज़ें बनाई जाएगी। जैसे मान के चलिए बच्चा 4th क्लास में है, तो अभी बच्चे को क्या है, थ्योरी उतनी ज़्यादा समझ नहीं आती, तो बच्चे को क्या है, गतिविधियों की ज़रूरत है, एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, तो उसको एक्टिविटीज़ कराई जाएगी। बच्चा अभी उतना क्रमबद्ध तरीके से नहीं सीखता, इसीलिए उसके हिसाब से क्या है, योजनाएँ बनाई जाएगी। मतलब सभी चीज़ें जो करी जाएगी ना, वो बच्चों के हिसाब से करी जाएगी, ना कि शिक्षक की मतलब सुविधा के हिसाब से। क्योंकि शिक्षक जो होंगे उसमें क्या करेंगे, सिर्फ़ एक सेवा प्रदाता का काम करेंगे। ठीक है? और पहले के इसमें क्या होता था, शिक्षक ही सब कुछ होता था। अभी क्या है, वो एक सेवा प्रदाता यानी कि फैसिलिटेटर है बस। इसमें क्या माना जाता है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं, जिज्ञासु होंगे, बच्चे रचनात्मक होते हैं तथा सीखने की जन्मजात क्षमता रखते हैं। इसमें क्या माना जाएगा कि बच्चे जिज्ञासु होंगे, जिज्ञासु बोले तो क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब क्या होता है कि बच्चे को कुछ भी नया जानने की क्या होती है, इच्छा होती है, इसलिए उनको क्या है, नई नई चीजें बताना चाहिए। रचनात्मक होते हैं, रचनात्मक यानी कि क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, मतलब बच्चे में क्रिएटिविटी होती है, भर भर के क्रिएटिविटी पाई जाती है, कुछ भी नया करने। अगर आप उनको अगर 5-6 कलर के पेन दे देंगे तो क्या करेंगे, कुछ भी उससे नई आकृतियाँ, कोई भी नए चित्र बनाएँगे, क्योंकि बच्चों में क्या है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है।
कोई भी नए-नए खेल खोजते रहते हैं, खेलों में नए-नए नियम वो लोग बनाते रहते हैं और सीखने की क्या होती है इनमें जन्मजात क्षमता होती है। मतलब कि एक क्या होती है इनेट एबिलिटी होती है। इनेट मतलब क्या होता है जो जन्म से ही होती है। इनेट एबिलिटी होती है किस चीज़ की? लर्न करने की, ठीक है? लर्न करने की इनमें क्या होती है एक इनेट एबिलिटी होती है जिसके द्वारा वो क्या होते हैं नई-नई चीज़ों को सीखने की क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक शिक्षक मतलब पुराने टाइम का अगर मैं आपको बता दूँ पुरानी शिक्षा पद्धति में क्या माना जाता था कि जो बच्चे होंगे, उनमें क्या होगा कि बच्चे पहले तो एकदम क्या होंगे निष्क्रिय होंगे मतलब एकदम क्या होंगे वैसे होंगे, उनको कुछ सीखना भी नहीं आता, उनको वो एक खाली टेबल मतलब एक खाली स्लेट की तरीके से होंगे और जब वो स्कूल आएँगे तब वो क्या होगा शिक्षक उनको पढ़ाकर क्या बनाएगा एक्टिव बनाएगा। तो ये पहले माना जाता था, लेकिन अब क्या माना जाता है कि बच्चे पहले से ही एक्टिव होते हैं, बस उनको क्या किया जाता है टीचर के द्वारा बस फैसिलिटेट किया जाता है मतलब कि उनको ऐसे अनुभव प्रदान किए जाते हैं, जिससे क्या हो बच्चे की लर्निंग बहुत और अच्छी हो सके, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं कि मतलब बच्चे जिज्ञासु भी होंगे, रचनात्मक होंगे और सीखने की एक जन्मजात क्षमता रखेंगे। ये कौन कहता है? ये कहती है बाल केंद्रित शिक्षा। और अगर हम बात करें भारत में बाल केंद्रित शिक्षा की तो इसका श्रेय किसको दिया जाता है? गिजुभाई वधेका को। ये बहुत बड़े क्या थे? एक शिक्षा शास्त्री थे भारत में बहुत फेमस है अगर गिजुभाई वधेका आपने अगर डीएलएड या फिर बीएड किया हो, टीचर ट्रेनिंग करी हो तो आपको पता होगा गिजुभाई वधेका के बारे में। तो गिजुभाई जो थे बहुत ही फेमस शिक्षा शास्त्री थे, अलग-अलग प्रकार के प्रयोग किया करते थे और बाल केंद्रित शिक्षा के क्या थे? प्रमुख समर्थक थे। कहाँ के थे ये? भारत के थे और भारत में भी अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो गुजरात के थे, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा और प्रोग्रेसिव एजुकेशन ना 2 प्रकार के टॉपिक होते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ना तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन को अपने अंदर समाये हुए रहती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की तो कहीं न कहीं वही टॉपिक जुड़ा होता है किससे? प्रगतिशील शिक्षा से भी, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन की इसमें क्या होता है प्रगतिशील विद्यालयों में करके सीखने या फिर लर्निंग बाय डूइंग पर विशेष बल दिया जाता है। मतलब कि क्या बोला गया है लर्निंग बाय डूइंग मतलब कि करके सीखना मतलब कुछ भी अगर हमको करना है मतलब कुछ भी अगर हमको सीखना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए उस काम को करके हमको अनुभव लेना है। जैसे मान के चलिए आपको अगर चित्र बनाना सीखना है तो सबसे पहले आपको एक पेंसिल तो हाथ में रखनी होगी कलर वाली। एक लाइन खींचना याद होना चाहिए आपको। तो मतलब कोई भी चीज़ आप कब सीखोगे जब आप उसको करोगे। इसी को क्या कहा जाता है लर्निंग बाय डूइंग कहा जाता है। इसको एक और चीज़ बोली जाती है जो अभी कुछ समय पहले चालू हुई थी हमारे शिक्षा में जिसको कि कहा जाता था एबीएल मतलब कि एक्टिविटी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मतलब कि गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम भी बोला जाता था इसको। इसमें क्या किया जाता था जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग-अलग से ना छोटे-छोटे से कार्ड जैसे ये कार्ड बना लिए, इसमें क्या लिखा है जैसे इसमें अ लिखा है, एक कार्ड बना लिए जिसमें क्या है ए लिखा है। अब इन कार्ड्स के माध्यम से बच्चों को क्या किया जाता था, इन कार्ड्स के माध्यम से बच्चों को क्या किया जाता था, पढ़ाया जाता था, ठीक है? तो ये जैसे इस तरीके से बच्चों को जब पढ़ाया जाता था तो बच्चों के दिमाग में एक सटीक इमेज बनी होती थी। फिर बच्चों को उसके साथ-साथ बहुत सारी गतिविधियाँ भी कराई जाती थी। तो इसी को क्या कहा जाता है लर्निंग बाय डूइंग कहा जाता है। ये कौन समर्थन करता है इसका प्रगतिशील शिक्षा। और अगर पूछा जाए क्या बाल केंद्रित शिक्षा भी करके सीखने का समर्थन करती है तो वो भी क्या होगा, वो भी सही होगा क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा एक-दूसरे से काफ़ी हद तक संबंधित है। जो प्रगतिशील शिक्षा के जो विद्यालय होंगे, ठीक है? इन विद्यालयों में बच्चों को समस्या समाधानकर्ता बनने में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने तथा चिंतन करना सिखाया जाता है। मतलब बच्चों को जो जैसे जो प्रगतिशील शिक्षा के जो विद्यालय होते हैं, यहाँ बच्चों को क्या कराया जाता है, यहाँ पर बच्चों को एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जाता है। मतलब बच्चों को कोई रटने वाला व्यक्ति ना बनाकर एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जाता है। जैसे अगर हम गणित है, गणित जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, हमें गणित में एक समस्या दी होती है। उसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे 2 + 5 कितना होगा? तो इसको सॉल्व करके हम क्या करते हैं 7 लिखते हैं। तो क्या किया हमने एक समस्या का समाधान किया, ये गणित की समस्या दी गई थी जिसका हमने समाधान किया। उसी तरीके से बच्चों को एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरीके से हमको बनाना है। क्योंकि बच्चों को सिर्फ़ एक मतलब रोte मेमोराइज़ेशन ही रटने वाला काम नहीं करवाना है। रट तो कोई भी सकता है, लेकिन बच्चे को क्या करना है, एक सक्रिय श्रोता बनाना है, एक समस्या समाधानकर्ता बनाना है, जिससे जो आगे का जीवन है, उसके लिए बच्चा क्या हो सके, तैयार हो सके। एक और चीज़ क्या कही गई है यहाँ पे कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, वो बच्चों को वर्तमान जीवन के लिए सीखने
के योग्य बनाना है। मतलब कि वो कैसे आज जी सकेंगे, कैसे उनके जो आज के काम हैं आसान हो सकेंगे, इन सब चीज़ों को हमको सिखाना है। जैसे अगर बच्चा गणित सीख पाएगा, तो गणित सीखने में उसका आज का काम क्या आसान होगा? मान के चलिए कि उसको क्या करना है, उसको सब्ज़ी खरीदने जाना है, ठीक है? उसको सब्ज़ी खरीदने जाना है। अब सब्जी वाले के पास से उसने क्या किया 2-3 सामान खरीदे, एक सामान ₹20 का हुआ, एक सामान ₹30 का हुआ, एक सामान ₹50 का हुआ। तो अब उसके ये जो गणित उसने सीखा वो कैसे आसान बनाएगा क्योंकि वो तीनों चीज़ों को क्या कर सकेगा जोड़ सकेगा। 50 और 3 जोड़ेगा 80, 80 और 2 जोड़ेगा कितने 20 और जोड़ेगा कितने 100। तो इस तरीके से उसकी जो डेली लाइफ़ की प्रॉब्लम है, चाहे वो स्कूल से संबंधित समस्या हो, चाहे वो किसी बाज़ार से संबंधित समस्या हो कि कभी वो सब्ज़ी खरीद रहा है या फिर कोई और चीज़ कर रहा है, तो उसकी जो रियल लाइफ़ प्रॉब्लम है, उनको हम क्या कर पाएँ, उनको एक सॉल्व करने वाला व्यक्ति हम उनको बना पाएँगे, ठीक है? तो हमको उनको प्रेज़ेंट लाइफ़ के बराबर बनाना है, उनको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, उनको करके सिखाना है। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को एक मतलब पाठ्य पुस्तक को जो है वो ज्ञान का एकमात्र स्रोत या भगवान मानना उचित नहीं है। केवल शिक्षण का एक साधन है। मतलब पहले क्या होता था पता है? जो किताब होती थी मतलब जो पहले बुक होती थी, उसी को सर्वोपरि माना जाता था। मतलब जो बुक में लिखा है, बुक में जो दिया है वही सबसे सही है और बुक से ही पढ़ाना सर्वोत्तम है। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया है, बुक सिर्फ़ एक साधन बन गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बुक एक चीज़ हो गई, प्रैक्टिकल करवाना दूसरी चीज़ हो गई, खेल खिलाना तीसरी चीज़ हो गई, कोई भी प्रकार की जो गतिविधि कराना, डांस करवाना, सिंगिंग करवाना, अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाता है। आज के समय में बुक को कोई भी एक व्यक्ति भगवान नहीं मान सकता क्योंकि बुक भगवान है भी नहीं, बुक में जो लिखा है चीज़ें, वो बच्चे कब सीख पाएँगे? जब वो उसको रियल लाइफ़ में ट्राई करेंगे, तो रियल लाइफ़ में ट्राई करना भी तो शिक्षा का ही एक भाग हुआ। सिर्फ़ पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं माना जा सकता। बच्चे के रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस भी मायने रखेंगे, बच्चा जो खेल गतिविधियों के माध्यम से सीखेगा, वो भी मायने रखेगा। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे बच्चे में क्या है, सामाजिकता का विकास कब होता है? जब बच्चा खेल खेलता है। तो खेल भी तो बच्चे के एक टीचर हो गए, सिर्फ़ किताब एकमात्र टीचर नहीं है। बच्चे का खेल भी एक टीचर है। बच्चे का अगर बच्चे जो प्रयोजना कार्य करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, वो भी बच्चे के एक टीचर है, ठीक है? अलग-अलग चीज़ों के माध्यम से हमको बच्चों को सिखाना है, ठीक है? अब अगर हम बात करें प्रगतिशील शिक्षा के विकास में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसकी बात हमने इसके पहले भी करी थी, जिनने बाल केंद्रित शिक्षा दी थी। तो जो जॉन डीवी थे हमारे, ठीक है? जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, करके सीखने का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इसीलिए जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। कहाँ के थे? यूएसए के थे, अमेरिका के। आगे बढ़ेंगे। अब कुछ इससे संबंधित तथ्य है और इसमें क्या बोला गया है कि अधिगम एक सामाजिक सक्रिय और लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। मतलब अधिगम क्या होना चाहिए? अधिगम सबसे पहले तो होना चाहिए सोशल मतलब कि सामाजिक। मतलब हम अधिगम कहाँ रह के करेंगे? हम समाज में रहकर करेंगे, सामाजिक गतिविधियों से जुड़कर करेंगे। सक्रिय होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए? बच्चा इसमें एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि शिक्षक बोलता जा रहा है, बच्चा सुनता जा रहा है, बच्चे को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, ठीक है? कहीं आपने देखा होगा जब शिक्षक बताते रहते तो पीछे बच्चे क्या कर रहे होते? सो रहे होते। तो उनको पता ही नहीं है कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप एक्टिविटी के माध्यम से सिखाओगे तो बच्चे भी क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे, कुछ नया सीखेंगे और लोकतांत्रिक होना चाहिए। मतलब बच्चों के चॉइस के हिसाब से पढ़ाया जाए, बच्चे की रुचि के हिसाब से पढ़ाया जाए। अगर बच्चा चाह रहा है कि इस टॉपिक के पहले ये टॉपिक पढ़ाया जाए, सब बच्चे चाह रहे हैं तो उनके हिसाब से चीज़ें पढ़ाई जाए। ज़्यादा बच्चे जिस चीज़ को चाह रहे हैं वो चीज़ पढ़ाई जाए, तो मतलब लोकतंत्र में यही तो होता है। तो मतलब क्या होना चाहिए अप्रोच थोड़ी-सी डेमोक्रेटिक हो, कि मतलब सभी बच्चों को साथ में लेकर चला जाए, ठीक है? और दूसरा पॉइंट देखिए सीखने का तो समझ आ गया ना कि अधिगम किस तरीके से होना चाहिए मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन में या बाल केंद्रीय शिक्षा में सामाजिक हो, सक्रिय हो और लोकतांत्रिक हो। सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियाँ स्वाभाविक होती है मतलब कि अगर हम सीख रहे हैं तो हमारे से गलती होना स्वाभाविक है। अगर एक बच्चे को आप अनार आम पढ़ना सिखा रहे हो तो हो सकता है कि आम को अनार के पहले बोल दे या फिर क्या कर दे बीच के 1-2 लेटर छोड़ ही दे मतलब वर्ण छोड़ दे। एबीसीडी पढ़ा रहे हो तो हो सकता है ए के बाद वो डी बोल दे। तो ये सब चीज़ें क्या है सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक होती है। बच्चे को जब हम लिखना सिखा रहे हैं तो लिखने के सिखाने के समय पे बहुत सारी गलतियाँ वो कर सकता है। इन त्रुटियों से बच्चों की सोच को समझने में सहायता मिलती है। मतलब ये जो त्रुटियाँ होती है ये बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में कुछ मतलब जैसे बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है बच्चों से। तो शुरुआत में क्या हो गई मान लीजिए बच्चे ने एक गलती किया, अगले बार वो करना बंद कर देगा तो ये गलती खत्म हो गई, फिर दूसरी गलती खत्म हो गई, फिर तीसरी गलती खत्म हो गई। ऐसा करते-करते बच्चा क्या होता है कम एक्यूरेट से मोर एक्यूरेट की तरफ बढ़ता है। मतलब कि
इसके बाद वो क्या करेगा, जो सटीक चीज़ें हैं उनको लिखेगा। इसीलिए जो गलतियाँ होती हैं इनमें आप बच्चों को डाँटना नहीं है, बच्चों के प्रति ये भाव नहीं रखना है कि बच्चे को तो कुछ नहीं आता। ये गलतियाँ स्वाभाविक है और ये गलतियों से ही बच्चा क्या होगा, सीखेगा। तो गलतियाँ क्या होती है हमारे शिक्षण में क्या होती है, सहायक होती है। ये हमको चीज़ें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कई बार बच्चे कुछ वैकल्पिक या भूली अवधारणा है जिसको कि क्या कहा जाता है, अल्टरनेटिव या नैव कंसेप्शन कहा जाता है। ये क्या होती है नैव कंसेप्शन, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ लिखा है नैव। नैव का मतलब क्या होता है, नैव का मतलब होता है भूला, भूली या भूली, मतलब भूला या भूली। भूली अवधारणा का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप छोटे बच्चे से पूछेंगे कि बारिश कैसे होती है, तो क्या बोलेगा पता है? बारिश इसीलिए होती है क्योंकि ऊपर में जो भगवान जी रहते हैं, उनने क्या करे, बादल में बहुत सारे छेद खाली छोड़ दिए और जब वहाँ से पानी डाला जाता है, तो वो छेद के थ्रू पानी क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो इनको क्या कहेंगे, भूली अवधारणा है। ये अवधारणा सही नहीं है, लेकिन ये गलत भी नहीं है। क्योंकि बच्चा अपने एक भोलेपन में या छोटेपन में इन अवधारणाओं को बना रहा है। इनको आप मतलब पूरी तरीके से सिरे से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे ने क्या है, अपनी छोटी समझ के हिसाब से, अपने कम उम्र के हिसाब से वो अवधारणाएँ बनाई है। इनको अल्टरनेटिव कहा जाता है, मतलब कि सही के बजाय कुछ वैकल्पिक तरीके से वो सोच रहा है, मतलब सही तरीके से नहीं सोच रहा है, कुछ अलग तरीके से सोच रहा है। इनको गलत नहीं कहा जाता कभी भी, इनको क्या कहा जाता है, अल्टरनेटिव कहा जाता है। तो ये बना लेते हैं बच्चे। इनको केवल गलत अवधारणा नहीं माना जाता, बल्कि कक्षा चर्चा के माध्यम से सही अवधारणा विकसित की जाती है। मान के चलिए जैसे अभी मैंने आपको बादल वाला एग्ज़ाम्पल दिया, कि देखो बेटा ये बादल, बच्चा क्या बोलेगा कि मैम बादल में क्या होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है, पानी ऊपर का नीचे आ जाता है। लेकिन जब आप बच्चे को क्या करोगे, बच्चे को जब आप संघनन के बारे में पढ़ाओगे, मान लीजिए 5th तक या 6th क्लास का बच्चा, उसको संघनन के बारे में पढ़ाया आपने, वाष्पीकरण के बारे में पढ़ाया और फिर वाष्पीकरण संघनन का उदाहरण देते हुए आपने क्या बताया कि देखो बेटा बादल जो होते हैं, वो समुद्र के द्वारा जो भाप से पानी होता है उनके द्वारा बनते हैं और जब संघनन हो जाता है तो बारिश हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चा जो अपनी ये जो एक भोली अवधारणा है, इसको सुधार करके एक सही अवधारणा बना लेता है। ठीक है? तो इनको आपको डाँटना नहीं है, अगर बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं तो बच्चे की उम्र के हिसाब से स्वाभाविक होती है। यही हमारा पूरा बाल केंद्रित शिक्षा का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। बाल केंद्रित शिक्षा में कुछ नहीं, आपको क्या याद रखना है कि बच्चा सक्रिय होना चाहिए, शिक्षा का केंद्र बच्चा होना चाहिए और चीज़ें इसमें बच्चे के अराउंड घूमेगी, ना कि शिक्षक के अराउंड। तो इसमें जो सीखने का केंद्र होगा, वो स्वयं क्या होगा, वो स्वयं बालक ही होगा। इसके इसीलिए उसका नाम क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन है, जॉन डीवी, ये भी चीज़ याद रखनी है। तो हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।